आज हम बात करेंगे इसकी कॉम्प्लेक्स साल्ट्स की। कॉम्प्लेक्स साल्ट्स जब ये डिसोसिएट होते हैं, जब ये टूटते हैं, जब इनकी आयोनाइजेशन होती है, जब कॉम्प्लेक्स साल्ट्स की आयोनाइजेशन होती है ना, जब कॉम्प्लेक्स साल्ट्स की आयोनाइजेशन होती है तो ये जब ये टूटते हैं तो ये प्रोवाइड करते हैं सिंपल एनाइन प्लस कॉम्प्लेक्स केटाइन, या फिर जब ये टूटते हैं तो सिंपल केटाइन में टूटते हैं और कॉम्प्लेक्स एनाइन में टूटते हैं, या तो ये टूटते हैं सिंपल केटाइन में प्लस कॉम्प्लेक्स एनाइन में, या तो ये सिंपल केटाइन में टूटते हैं, सिंपल केटाइन प्लस कॉम्प्लेक्स एनाइन में, या फिर ये इसके उल्ट टूटते हैं सिंपल एनाइन में और कॉम्प्लेक्स केटाइन में। ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ है, एनाइन और केटाइन का पता है ना। एनाइन जिस जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, जिस भी एलिमेंट के आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, केटाइन, और जहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, एनाइन। ठीक है, ये होगा केटाइन और एनाइन। पोटाशियम फेरोसाइनाइड, आइए पोटाशियम फेरोसाइनाइड नाम से जल्द जाएगा। पोटाशियम फेरोसाइनाइड, आप पोटाशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है, ये है। आपने नाम याद कर लिया ना तो आपको ये फिर याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है ना। ये देखें यहाँ पर -4 क्यों है, पोटाशियम है, इसके 4 बनेंगे, 4 ये बनेंगे क्योंकि वहाँ पर 4 है ना एटम्स। पोटाशियम के 4 एटम्स हैं तो 4 आइंस इसके बनेंगे, पोटाशियम आइंस बनेंगे। और यहाँ पर 4 क्यों है, क्योंकि आपको पता है पोटाशियम जौन सा होता है उसकी जौन सी आइंस, उसकी जौन सी, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन देने की वजह से, किसी की मदद करने की वजह से इसने पॉजिटिव काम कर दिया, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है ना। चूँकि यहाँ पर 4 पोटाशियम है, जब ये आइंस में टूटेगा तो इसके ऊपर 4 जोन से एटम्स हैं पोटाशियम के, ठीक है ना, जब वो एक एक इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे तो सारों के ऊपर +1 चार्ज आएगा, तो 4 एकम 4। ठीक है ना। फिर इसी तरीके से आपको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जोन सी होती है वो पूरे के पूरे कंपाउंड में एक ही होते हैं। +4 अगर इसका तो इसका क्या होगा, -4। जब ये टूटेंगे, जब ये आइंस में टूटेंगे तो ये 4K+ अलग टूटेगा, और ये जो सा ये ब्रैकेट में ये अलग लिखना है, और इसके ऊपर -4 क्यों लिखना है मैंने बता दिया, क्योंकि पूरे कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इक्वल हो रहती है, इक्वल। ठीक है ना। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कॉफीसन, या फिर आप ऐसे भी पोटाशियम फेरोसाइनाइड, यार फेरोसाइनाइड, ठीक है ना, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है पोटाशियम है। आप ऐसे भी ये इसको ना लिख लिख के याद करना है, बार बार लिखी जो ऐसे करके ना, बार बार ना इसको अपने हाथों के नीचे, अपनी हाथों के कलम के नीचे लेकर आओगे, फिर उसके बाद ये आपको याद होता रहेगा, अदरवाइज़ ये याद नहीं होना। ठीक है ना। ऐसे ऐसे ना 5-6 दफ़ा नहीं, 10-20 दफ़ा ऐसे लिखोगे फिर याद होगा, अदरवाइज़ ये नहीं याद होगा। ठीक है ना। और जो सा सिंपल केटाइन है या फिर सिंपल एनाइन है ना, वो ही करेक्टरिस्टिक्स जोन सी देता है, यानी कि यील्ड्स द करेक्टरिस्टिक्स टेस्ट फॉर केटाइन और एनाइन। ये केटाइन या फिर एनाइन जोन से होते हैं, यही करेक्टरिस्टिक्स देते हैं, सिंपल केटाइन या फिर सिंपल एनाइन, सिंपल केटाइन या फिर सिंपल एनाइन, सिंपल केटाइन या फिर सिंपल एनाइन, सिंपल केटाइन या फिर सिंपल एनाइन जोन से होते हैं, यही जोन सी हैं वो करेक्टरिस्टिक्स देते हैं। इसका टेस्ट होता है सिर्फ और सिर्फ इनका, सिंपल केटाइन का और सिंपल एनाइन का ही टेस्ट होता है करेक्टरिस्टिक्स का लैब में। ठीक है ना। लैब में सिंपल केटाइन ही लेकर जाते हैं या फिर सिंपल एनाइन, उनकी करेक्टरिस्टिक्स का टेस्ट होता है। ठीक है ना। यील्ड्स द करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ओके, समझ आ गई। अभी हम यहाँ बात करते हैं डबल साल्ट की। डबल साल्ट, ये पोटाशियम मोहर साल्ट, ये है जी पोटाश एलम। ठीक है ना। ये डबल साल्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि जिसमें हम KCl की, और ये मैं दोबारा से पढ़ा देता हूँ, कुछ नहीं होता, अगर आपको नहीं समझ आई थी उस लेक्चर में दोबारा से पढ़ा देता हूँ। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, नहीं, 2 नॉर्मल साल्ट लेने हैं। कि नॉर्मल साल्ट ऐसे साल्ट होते हैं कि जिसमें हम एसिड में से सारे के सारे हाइड्रोजन आयंस बाहर निकाल देते हैं, और उसमें जो सी नॉन मेटल होती है वो जाकर सीधा दूसरे वाले बेसिक रेडिकल के और बेस के
मेटल आयन के साथ मिलती है और ये नॉर्मल साल्ट बन जाता है। ठीक है, ये ऐसे करके ये HCl है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है ना, और यहाँ से सोडियम जो सा है, ठीक है ना, यहाँ पर मैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लिख देता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं होता। इससे क्या होगा, ये बेस है, ये एसिड है, KCl बनेगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या बनेगा, H2O बनेगा। ये KCl क्या है, इसमें ये कैसे बना नॉर्मल साल्ट, इसमें क्या हुआ है, इसमें एसिड में से तमाम के तमाम हाइड्रोजन आयन से निकले हैं। ठीक है ना, निकल कर इसके पास गए हैं। ठीक है ना, निकल कर हाइड्रोजन आयन से निकलने के बाद जो सी शय रह जाएगी, नॉन मेटेलिक आयन रह जाएगा, वो मेटेलिक आयन से ही मिलेगा ना, नेगेटिव और पॉजिटिव ही मिलेंगे ना एक दूसरे से। जब ये एक दूसरे से मिल जाएगा तो KCl जो सा है वो बन जाएगा। ठीक है ना, और बाकी ये H2O बनेगा। ठीक है, ये तो समझ आ गया। इसी तरीके से NaCl भी इसी तरीके से बनता है। इन दोनों के 5 मोलर और 5 मोलर सोल्यूशन लेते हैं हम। 5 मोलर 5 मोलर, ये क्या है जी, इक्वी मोलर है, इसे हम कहते हैं इक्वी मोलर सोल्यूशन होते हैं। इक्वी मोलर सोल्यूशन होते हैं ये बेसिक। यहाँ पर क्या होता है, ये बेसिक इक्वी मोलर सोल्यूशन होते हैं। यहाँ पर Na 5 मोलर ये हैं, 5 मोलर ये है, दोनों ही 5 मोलर हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार करेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करेंगे जिसमें सॉल्यूट की मैक्सिमम मिकदार हाल लो। फिर उसके बाद इसकी क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, यानी कि इसमें जो उनसे ये दे रहे हैं आयंस। ठीक है ना, इसमें जो उनसे ये आयंस दे रहे हैं, यानी कि क्रिस्टल फॉर्म दे रही है थोड़ी बहुत, वो क्रिस्टल्स को बड़ा करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, क्रिस्टल्स को बड़ा करते हैं। ठीक है ना, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो उनसे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन रहे होंगे ना, उसकी टेस्टिंग करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की टेस्टिंग करेंगे। और आपने हमेशा याद रखनी है जब बात के क्रिस्टलाइजेशन के बाद भी ये सारा प्रोसेस हो जाने के बाद भी जो उनसे पोटाशियम और क्लोराइड के आयंस हैं, पोटाशियम, ये क्लोराइड, और फिर उसके बाद ये सोडियम आयन है, इनकी जो उनसी करैक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम ही रहती हैं। जैसे पहले थी वैसे ही बाद में रहती हैं। फिर उसके बाद ऐसे ही करके ये तैयार होता है। आयरन सल्फेट NH4 2। ठीक है ना, ये कैसे याद करने हैं, ये ऐसे याद करने हैं, 3 दफ़ा सल्फेट लिख दो। ये तो भाई पता है ना, 3 दफ़ा सल्फेट आ जाएगा। फिर 3 दफ़ा H2O लिख दो। ठीक है, H2O का भी पता चल गया। ठीक है, अब फिर उसके बाद यहाँ पर 6 लिखना है, शुरू में 6। ठीक है, 6 4 24, 6 4 24। ठीक है, समझ आ गई। अब उसके बाद इतना तो फार्मूला क्लियर हो गया ना आपको, 3 दफ़ा सल्फेट लिखा। अब उसके बाद पोटाश एलम, यानी कि मोहर साल्ट में आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो सा पोटाश में ना K2 आ जाएगा ना, आपको पता चल जाएगा कि पोटाशियम की बात हो रही है, इसलिए K2 आ जाएगा। इधर फेरिक की बात हो रही है, 2 K2 आ जाएंगे, तो फेरिक की बात हो रही है, तो अगला क्या होगा, फेरिक ही होगा। फेरिक जो सी इसकी एक खासियत होती है, जो सी फेरिक होता है ना, फेरिक, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, फेरिक के ऊपर कितना चार्ज होता है। फेरिक जो सा होता है ना, फेरिक, इसके ऊपर +3 चार्ज होता है। फेरिक के ऊपर +3 चार्ज होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिए हैं फेरिक। तो +3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर जो सा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 6 है। तो दूसरा जो सा सल्फेट जो सा हम लेंगे, सल्फेट जो सा मैं फार्मूला समझा रहा हूँ, बल्कि मैं ये फार्मूला समझा देता हूँ। ठीक है ना, पोटाश, ये पहले फेरिक आपने याद करना लिख के, मैं फार्मूला आपको समझा देता हूँ। फेरिक एलम में पोटाशियम जो से हैं, ये पोटाशियम एक, इसका +2 होता है, इसका -2 होता है, पोटाशियम सल्फेट। फिर फेरिक है, फेरिक जो सा होता है, इसका +3 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसके 2 फेरिक आइंस हैं, 2 फेरिक आइंस का जो सा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +6 होगा। यहाँ पर आ गया +6, तो इसका भी +6 ही रखेंगे। सल्फेट जो उनसे होते हैं ना, सल्फेट पर चार्ज कौन सा होता है, -2। अब को पता है सल्फेट जो सा होता है के ऊपर चार्ज होता है -3, सॉरी, सल्फेट होता है उसके ऊपर -3 चार्ज होता है। ये देखें यहाँ पर फेरिक सल्फेट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसके ऊपर -2 चार्ज है, तो 2 दूनी 4, इसके ऊपर क्या होगा, +2 चार्ज है, तो 2 दूनी 4। ठीक है ना, सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो सल्फेट के कितने आयंस हैं, 2 हैं,
तो 2 दूनी 4, इसके ऊपर जो सा टोटल चार्ज आ जाएगा वो -4 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से फेरस है, मैंने इसके ऊपर भी इसके ऊपर 2 चार्ज होता है, इसके 2 आयंस लेते हैं हम, इसलिए टोटल चार्ज क्या आ जाएगा +4, -4 +4, ठीक है। फिर इसी तरीके से 24 H2O वैसे का वैसे ही। फिर उसके बाद ऐसे ही आगे आयरन सल्फेट है, ये वाला आयरन सल्फेट, ठीक है, आयरन सल्फेट आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या होता है +1, ठीक है ना। यहाँ पर आयरन सल्फेट का पता चल गया ना, ये तो पता चल गया आपको। नीचे वाला फार्मूला इसको 3 से 4 दफ़ा लिखना है, 6 दफ़ा लिखोगे याद हो जाएगा। फिर इसी तरीके से ये मोहर साल्ट का मैं बता रहा हूँ आपको, आयरन के ऊपर +2 चार्ज होता है और सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से NH4 है, NH4 के ऊपर +1 चार्ज होता है, ठीक है, टोटल चार्ज +1 होता है। इसके 2 लेंगे, जैसे ही 2 लेंगे तो ये +2 आ जाएगा इसका। फिर यहाँ पर जैसे ये +2 आ जाएगा, सल्फेट है, इसका भी -2 है, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया ना, इन्होंने भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है, इन्होंने भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, 6H2O। फिर इसी तरीके से ये K2SO4 है, K2SO4 पोटाश एलम है, पोटाश एलम में सबसे पहले आपको पता है पोटाशियम ही आएगा, तो पोटाशियम सल्फेट आ गया। फिर इसी तरीके से Al2, एक एलुमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है, एक एलुमिनियम के ऊपर, यहाँ पर चूँकि 2 हैं तो हम कह सकते हैं कि 2 जोन से हैं वो एलुमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होगा 6, ठीक है ना। यहाँ पर 3 सल्फेट आइंस हैं तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, एक सल्फेट 3 दूनी 6, 2 तिया, इसके ऊपर +6 और इसके ऊपर कितने हैं -6, ठीक है। और फिर इसी तरीके से 24H2O। ये हमारा हो गया, ये फार्मूले ऐसे करके आपने याद कर लेने। मैंने आपको फार्मूलों का स्ट्रक्चर बताया कि कैसे ये बैलेंस हैं एक दूसरे से, ठीक है। ओके, समझ आ गई आपको, ये था, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, मैंने फेरस समझा दिया यार, इधर मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, ये फेरस नहीं है, ये फेरक है, जिसके ऊपर कितना चार्ज होता है +3 और इसके कितने आइंस हैं, 3 आइंस हैं। इसी तरीके से सल्फेट है, सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है -2, इसके ऊपर 2 हैं, ठीक है, 3 दूनी 6 +6 ये -6 ये, सही तो मैंने समझाया, सही है यार, ये मैंने सही समझाया था, ऐसी गलती हो जाती है बंदे से, ठीक है। सारा कुछ सही समझाया, कुछ गलत नहीं समझाया। इस तरीके से आपने याद करना है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पहले हम याद करने का फार्मूला मैं बता रहा हूँ जो मैं पहले बता रहा था, H2O सारों में लिख दिया, इसमें 6 लिखा, इसमें 24 लिख दिया, इसमें भी 24 लिख दिया, ठीक है ना, ये याद करने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर सल्फेट आयंस लिखे, यहाँ पर सल्फेट आयंस लिखे, इधर भी सल्फेट आयंस लिखे, सल्फेट आयंस तीनों में ही आएंगे, इधर भी सल्फेट आयंस आएंगे, इधर भी सल्फेट आयंस ही आएंगे, इधर भी सल्फेट आयंस ही आएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको पता है कि जब फेरिक की बात होगी, पोटाशियम इधर 2 दफ़ा पोटाशियम आएगा, ठीक है, और 1 दफ़ा आयरन आएगा, ये भी याद करना है। फिर उसके बाद ये जो सल्फेट है इसको कैसे बैलेंस करना है, इसको सबसे पहले NH4 आ जाएगा, इसको चूँकि NH4 के ऊपर +1 टोटल चार्ज होता है इसलिए ये इसके 2 एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ आ जाएगा एलुमिनियम के 2 आएंगे, जब एलुमिनियम के 2 आएंगे तो एलुमिनियम को टोटल +3 चार्ज होता है, तो इसलिए 2 तिया 6, इधर कितने आ जाएंगे, इधर 3 आ जाएंगे, इसके ऊपर -2, इसके ऊपर +3, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, ठीक है, ये भी हो गया। फिर इसी तरीके से ये जो सा फेरक है, ये तो पता चल जाएगा ना फेरक नाम से ही, Fe2 सल्फेट, ठीक है ना, ऐसे करके है ये, यानी कि फेरक है, 2 हमने इसके आयंस लिए, इसके ऊपर टोटल चार्ज है +2, 2 दूनी 4, इसके ऊपर -2 है, 3 दूनी 6 हो गया, इसके ऊपर कितना है,
ठीक है ना। इसके फेरक है ना, फेरक के ऊपर होता है +3 चार्ज, 3 दूनी 6 -6। इसी तरह से एक फेरक के ऊपर चार्ज होता है +3, तो 2 तिया 6 कितना आ जाएगा +6। फेरक, फेरक है ये, एक फेरस होता है जिसके ऊपर +2 चार्ज होता है, ये फेरक है, इसके ऊपर होगा चार्ज +3, ठीक है ना। जब ये +3 के 2 आइंस है तो 2 तिया 6 आ जाएगा, +6 ये और -6 ये। फिर इसी तरीके से यहाँ पर ये तो हो गया ना क्लियर सारा। ये फेरक सल्फेट है, ये फेरक सल्फेट, फेरक सल्फेट। मैं दोबारा से बता देता हूँ, ये फेरक है। फेरक जो सा होता है इसके ऊपर चार्ज कितना होता है Fe+3, फेरक के ऊपर +3 चार्ज होता है। इसका मतलब क्या है कि ये इसका मतलब क्या है, इसके यहाँ पर 2 हैं, तो 2 फेरक का मतलब क्या है कि इसके ऊपर चार्ज कितना है 6, 2 तिया 6 चार्ज है टोटल, +6 चार्ज है यहाँ पर, ठीक है। और इसके साथ जो से सल्फेट आइंस है, सल्फेट के ऊपर आपको पता है कितने चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर चार्ज होता है -2 का, और इसके कितने एटम्स हैं 3, 3 दूनी 6 -6 +6 -6 इक्वल हो गए। इस तरह से अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल नहीं आ रहा ना, तो आपका कंपाउंड जो सा आपने बनाया है ना वो गलत हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई बंदा यहाँ पर फेरक की जगह लिख देता है Fe2, यार यहाँ पर नाइट्रेट भी तो लिख सकते हैं बेटा, नहीं नाइट्रेट नहीं लिख सकते, यहाँ पर 3 भावें लिख दो। किसी ने गलती से नाइट्रेट लिख दिया तो इसका जो सा ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 है, -1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आएगा, जबकि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अकेले का ही +3 है। जब ये 2 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो +6 बन जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट इक्वल, इसका मतलब क्या है कि आपने कंपाउंड ही गलत लिखा, ठीक है। ये मैंने कंपाउंड इसलिए मैंने आपको बताए हैं ताकि आपको पता चल सके कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर हमने कैसे अपने दिमागों में बैठाना है। इस तरह से +1 चार्ज होता है, इसके ऊपर 2 है तो 2 एकम 2, इसके ऊपर -2, इसके ऊपर -2, इसके ऊपर +1, इस तरीके से 2 एकम 2, इस तरीके से अपने अंदर दिमागों में बिठा लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लियर है, बड़ी तफसील से मैंने टॉपिक समझाया है ये डबल साल्ट वाला कि कैसे आपने फार्मूलों को याद करना है, ठीक है। ओके, समझ आ गई आपको। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर, कॉम्प्लेक्स साल्ट्स का।